स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के बारे में, है ना। तो ये पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन वीडियोस है ना। इससे पहले मैंने बोनस वीडियो बनाया था, तो आप वो देख लेंगे। उसमें जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो सारे एनसीईआरटी में पहले से बताए हुए हैं, बट ये नहीं बताया है कि कौन सा एग्जाम्पल है जो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। पहले हमने क्या देखा? पहले हमने देखा कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन देखा था हमने, है ना। तो उसमें हमने देखा मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को, कोडोमिनेंस को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो सारी जो बातें हो रही थी अभी पहले, वो सारी वन जीन पे थी। मतलब दो लॉज हमने भी देखे थे उसमें। पहला लॉ जो था वो था डोमिनेंस, है ना। दूसरा लॉ जो था वो था सेग्रीगेशन का। तो डोमिनेंस और सेग्रीगेशन का लॉ हमने देखा था, वो किस में देखा था? वो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में देखा था। अब जो हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इसमें हम एक लॉ देखेंगे जो है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। तो इसमें हम 3 टॉपिक कवर करने जाएंगे। पहला होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दूसरा होगा हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और तीसरा होगा हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो हमारा मेन टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। देखो, पहले क्या हुआ था कि जब भी हम कैरेक्टर्स को लेते थे, यानी जीन को लेते थे, तो उसमें क्या था, या तो हम टॉल को ले रहे थे या तो हम फ्लावर कलर को ले रहे थे, यानी एक बार में एक ही कैरेक्टर को लिया जा रहा था। बट अब जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उसके बाद, उस एक्सपेरिमेंट के बाद, तो मेंडल ने दो कैरेक्टर को भी लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये जो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन है, इसमें हम पढ़ेंगे सीड के शेप और कलर के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेंडल ऑल्सो वर्क विद एंड क्रॉस्ड पी प्लांट दैट डिफर इन 2 कैरेक्टर्स। 2 कैरेक्टर्स को लिया था जो दोनों आपस में डिफरेंट है। एज इन सीन इन द क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट हैज़ सीड विद येलो कलर। कौन कौन से लिए गए थे? तो येलो कलर के साथ राउंड शेप को लिया गया था, और दूसरा जो लिया गया था वो ग्रीन कलर के साथ रिंकल्ड शेप को लिया गया था, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर और शेप ये दोनों ही लिए गए हैं यहाँ पर। एक मिनट। हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे कलर और शेप ये दोनों को ही लिया गया है। तो पहला जो लिया गया था वो येलो कलर विथ राउंड शेप को लिया गया था, और दूसरा जो ग्रीन कलर वो रिंकल्ड शेप के साथ लिया गया था। मेंडल फाउंड दैट द सीड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप्ड सीड्स। तो जब मेंडल ने देखा, क्या देखा, जो रिजल्ट इस क्रॉस का जो रिजल्ट है वो F1 जनरेशन में क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा F1 जनरेशन में येलो कलर्ड और राउंड शेप, यानी कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है ना। येलो जो है वो हमारा ग्रीन पे डोमिनेंट है, और जो राउंड है हमारा वो रिंकल पे डोमिनेंट होता है। तो यहाँ से मेंडल को ये पता चला कि येलो जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और राउंड जो है वो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है। वैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी उन्होंने देखा होगा, है ना। तो यहाँ पे भी वैसे अगर हम इस चीज़ पे नहीं जाते, राउंड और रिंकल पे नहीं जाते मोनोहाइब्रिड पे, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो F1 जनरेशन में आएगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या क्या है हमारे, येलो और राउंड शेप, है ना। हेयर यू कैन टेल विच ऑफ द कैरेक्टर्स पेयर येलो और ग्रीन। तो यहाँ पे वही पूछा गया कि कौन से कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है और कौन से कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव है। तो हमारा जो येलो है वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो राउंड है वो भी डोमिनेंट है। 10 येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर एंड राउंड शेप डोमिनेंट ओवर रिंकल शेप। ठीक है, तो यहाँ से क्लैरिफाई हो चुका है। दीज रिजल्ट वेयर आइडेंटिकल टू दोज that he got when he made separate monohybrid cross between yellow and green seeded plant and between round and wrinkled seeded plant। तो देखो यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि मेंडल को ये बात पहले पता चल चुका था कि ये दोनों में डोमिनेंट कौन है, येलो है या ग्रीन है या राउंड है या रिंकल्ड है, ये सारे में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है। फिर भी मेंडल ने जब 2 जीन को लेकर क्रॉस कराया तो देखा F1 जनरेशन में जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही अपीयर हो रहे हैं। लेट अस यूज़ द जीनोटाइपिक सिंबल। तो जीनोटाइपिक सिंबल यूज़ किया गया है। Y जो है वो येलो सीड के लिए यूज़ किया गया है, कैपिटल Y, और स्मॉल y जो है वो ग्रीन सीड के लिए यूज़ किया गया है, और कैपिटल R जो यूज़ किया गया है वो राउंड शेप के लिए यूज़ किया गया है, और स्मॉल r जो यूज़ किया गया है वो रिंकल्ड शेप के लिए यूज़ किया गया है ना। उसके बाद जब हम देखेंगे द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट कैन देन बी रिटन एज। तो जीनोटाइप क्या क्या लिखा गया, क्रॉस, अगर पेरेंट्स का क्रॉस करा रहे हैं तो उसमें जो पेरेंट्स लिया गया है वो हमारा है कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला है ना, जो पहला है हमारा ये वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, और ये जो दूसरा है हमारा वो क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पेरेंट्स को उन्होंने क्रॉस कराया था, तो होमोजाइगस डोमिनेंट को लेकर क्रॉस कराया और होमोजाइगस रिसेसिव को लेकर क्रॉस कराया, जिसका जीनोटाइप जो है वो आप देख सकते हैं कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल y, है ना। फिर उसके बाद क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स कैन बी रिटन डाउन, जो फिगर में दिखाया गया है। मैं अभी फिगर दिखाऊंगा, वो अपना पुनेट स्क्वायर वाला है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसमें देख सकते हैं। शोइंग द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। तो पेरेंट प्लांट्स के जीनोटाइप को वहाँ पे दिखाया गया है। द गैमेट्स, जो गैमेट्स बने, ठीक है ना। अब इससे गैमेट्स कौन सा बनेगा, देखो
ये जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई, इससे जो गैमेट्स बनेगा ये एक और ये एक, कोई सा भी ले लो, दोनों में से कोई सा भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये इसका एक गैमेट है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई से क्या बनेगा, इससे बन जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये गैमेट्स बनेंगे, है ना। ये दोनों इसके क्या हैं, गैमेट्स हैं। फिर उसके बाद जब देखा आगे देखो, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना, यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन, ये दोनों मिल गए फर्टिलाइजेशन में, और क्या प्रोड्यूस किया, F1 के हाइब्रिड्स। तो F1 के हाइब्रिड्स क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जैसा ही है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जैसा ही इसमें F1 प्रोजेनी जो है वो हाइब्रिड आ रहा है, ठीक है। व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज, अब मेंडल ने इसको F1 को सेल्फ हाइब्रिडाइज किया, ठीक है, दैट 3/4 ऑफ F2 प्लांट्स हैड येलो सीड। अब देखो इसकी जो पूरी कहानी है वो हम पुनेट स्क्वायर से समझने की कोशिश करेंगे। आ जाते हैं हम पुनेट स्क्वायर पे, है ना, पुनेट स्क्वायर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि F1 जनरेशन जो है हमारा, देखो यहाँ पे जो F1 जनरेशन है हमारा, ये क्या है, ये हाइब्रिड है। सारे प्लांट सारे प्लांट जो है हमारे वो राउंड और येलो, यानी कि डोमिनेंट जो है वो कैपिटल आर डोमिनेंट है और कैपिटल वाई डोमिनेंट है, जिसके कारण जो F1 जनरेशन है हमारा वो पूरा ही राउंड और येलो सीड प्रोड्यूस कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसके गैमेट्स बनाते हैं तो गैमेट्स हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। तो ये मेल फीमेल के भी हो जाएंगे और ये मेल के भी गैमेट्स हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जीनोटाइप्स आते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहला जो यहाँ पर आएगा, क्रॉस अगर किया जाएगा तो सबसे पहला यहाँ पर आएगा वो है ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, और जो लास्ट में जो आएगा हमारा रिसेसिव का वो है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो पेरेंटल कैरेक्टर हमें मिल रहा है ना, पेरेंटल कैरेक्टर मिल रहा है और वो एक ही मिल रहा है, पहला और लास्ट वाला। तो ये दोनों जो है वो क्या है, पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं। फिर हम देखते हैं जो सारे बचे हैं वो क्या है, वो हाइब्रिड है ना। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, एक स्टेटमेंट क्या है, 3/4 ऑफ द F2 प्लांट, यहाँ पर लिखा गया है 3/4 ऑफ द F2 प्लांट जो है हैड येलो सीड एंड 1/4 हैड ग्रीन, है ना। तो यहाँ पर दिखाया गया कि जितने भी सारे हैं टोटल, तो इसमें देखो पुनेट स्क्वायर में 16 अभी जीनोटाइप्स दिखेंगे, है ना, 16 जीनोटाइप्स दिखते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि हमारे पास ये F2 जनरेशन में, है ना, F2 जनरेशन में प्लांट्स जो हैं वो येलो सीडेड जो हैं, येलो सीड वाले, वो कितने हैं। तो यहाँ पर देखो यार 3/4 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 4 × 4 करोगे तो कितना होगा, 16, है ना, और 3 × 4 करोगे कितना होगा, 12। तो यहाँ पर देखो 12/16, है ना, ये जो रेशियो आएगा 12/16 वो हमारे क्या हो जाएंगे, येलो सीड हो जाएंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 और एक ये है 12, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 12/16 जो है हमारे वो क्या है, येलो, है ना, ये हमारे येलो सीड्स, है ना। राउंड और रिंकल के बारे में बात बाद में करेंगे, अभी देख लेंगे कि ये है येलो, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी लिखना है इसलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। उसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 1/4 जो है हमारे पास वो क्या है, वो ग्रीन सीड है, यानी 1/4 का मतलब देखो 16 है, टोटल 16 है, ठीक है। तो 4 × 4 16, यानी 1/4 अगर हम इंटू 4/4 कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/16, है ना। तो ये जो 4 प्लांट्स आएंगे हमारे, 4 प्रोपोर्शन वाले प्लांट आएंगे वो हमारे ग्रीन होंगे, है ना, वो हमारे ग्रीन होंगे। यहाँ नीचे पुनेट स्क्वायर से भी हम समझ सकते हैं। तो आगे देखो क्या दिया है, द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेटेड इन ए 3:1 रेशियो। अब देखो ग्रीन और येलो जो है वो सेग्रीगेशन हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। देखो यार अगर ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, अगर इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा समझें, जैसे कि कैपिटल आर क्रॉस स्मॉल आर, ठीक है, तो इसका जो रेशियो आता है वो 3:1 आता है F2 जनरेशन में। और कैपिटल वाई क्रॉस स्मॉल वाई, है ना, इसका भी जो रेशियो आता है वो 3:1 आता है F2 जनरेशन में, ठीक है। और अगर ये जो फिनोटाइपिक रेशियो, ये दोनों को अगर मिला दिया गया, तो जो हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा 9:3:1, ठीक है। ये हमारे पास आएगा, यानी कि अगर 3:1 अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3:1 से, तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी ये, है ना। ये है फिनोटाइपिक रेशियो किसका, डाईहाइब्रिड क्रॉस का। आप करके देख लेना, यही आएगा, है ना। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो है 9:3:1, जिसमें जो डोमिनेंट, अब देखेंगे उसमें हम डोमिनेंट कौन से रिसेसिव कैरेक्टर्स है ना। फिर हम देखते हैं राउंड एंड रिंकल्ड सीड शेप ऑल्सो सेग्रीगेट इन 3:1 रेशियो। तो हमने देखा कि दोनों ही सेग्रीगेट करेंगे 3:1 रेशियो में, है ना, जैसा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें देखने के लिए मिला था। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मिलकर बना है, अगर सेग्रीगेशन सक्सेसफुली है तो, ठीक है। आगे हम जब देखेंगे लिंकेज
तो वहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं होती है ना। बस ये जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, मेनली जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें ये सारी बातें फॉलो हो जाती हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे जो भी प्लांट हैं आगे उसमें भी हो जाते हैं, बट बहुत सारे प्लांट इसके एक्सेप्शन भी हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है दो क्रॉस को। पहला पेरेंट जो है वो राउंड येलो है जो पूरे होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ प्रेजेंट है, और दूसरा जो है वो रिंकल्ड ग्रीन है जो कि होमोजाइगस रिसेसिव के साथ प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं फर्स्ट F1 जनरेशन में कौन है, राउंड येलो है ना। राउंड येलो है जिसमें जो हमारा जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y है ना। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि ये जो भी पुनेट स्क्वायर बना, ये पुनेट स्क्वायर पहले आप बना लेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, जिससे हम जीनोटाइप अगर पता है हमें याद है तो हम फिनोटाइप को आराम से निकाल सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, पहले हम इसे लिख देंगे यहाँ पे है ना। प्रोपोर्शन देखेंगे कि कौन कितने प्रोपोर्शन में यहाँ प्रेजेंट है। तो देखो पहले ये है और दूसरा रेसेसिव लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना। रेसेसिव क्या है हमारा, स्मॉल r और स्मॉल y है ना। तो ये हमारा पहला जो है वो डोमिनेंट है, ये दूसरा जो है हमारा रेसेसिव है। अब इसके बीच में जो होगा आप ऐसे याद रखना कि एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है ना, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, ठीक है। एक डोमिनेंट एक रेसेसिव याद रखना है। तो यहाँ पर दो आ जाएंगे, पहला आ जाएगा, अगर हम एक डोमिनेंट की बात करते हैं तो वो आ जाएगा कैपिटल R, ठीक है, और स्मॉल y। तो एक जो है हमारा वो होमोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरा जो है वो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है। फिर तीसरा जो होगा हमारा वो होगा, पहला रेसेसिव कर दिया जाए, होमोजाइगस रेसेसिव कर दिया जाए और दूसरा डोमिनेंट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जीनोटाइप भी प्रेजेंट है इस पुनेट स्क्वायर में। अब हम देखते हैं कि ये जो सारे हैं है ना, ये जो सारे जीनोटाइप हैं इसका प्रोपोर्शन इस पुनेट स्क्वायर में अगर हम बना कर देखते हैं तो कितना है। तो इसका है जो जीनोटाइपिक प्रोपोर्शन है वो है हमारा 1 है ना, 1, ये हमारा 1। अभी मैं बताऊंगा कि 1 क्या है ना। फिर उसके बाद देखो, अभी तो तुम ये समझ लो, उसके बाद मैं अच्छे से बताऊंगा। ये जो भी नोटबुक है आपके पास अगर है तो उसमें आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा जो हमारा हाइब्रिड होगा, टोटल हाइब्रिड, यानी कि R कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, ये हमारा हाइब्रिड होगा। इसका जो प्रोपोर्शन होगा ये होगा हमारा 4, मतलब ऐसे जो जीनोटाइप होंगे वो होंगे 4, एक मिनट, ये होंगे 4, ठीक है। इसका जो जीनोटाइप आएगा वो होगा 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप जो आएंगे, 4 इसी टाइप के जीनोटाइप आएंगे, सॉरी डिफरेंट टाइप नहीं, इसी टाइप के जीनोटाइप आएंगे। अब जो हमारा बचा एक हाइब्रिड और दूसरा डोमिनेंट या रेसेसिव, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे एक हाइब्रिड होना चाहिए और दूसरा डोमिनेंट या रेसेसिव होना चाहिए। तो पहले हम ये बनाते हैं R एक हाइब्रिड, दूसरा, पहला तो हम डोमिनेंट के साथ ले रहे हैं, ठीक है, पहला डोमिनेंट के साथ ले लो, और दूसरा जब हम लेंगे तो एक हाइब्रिड, ठीक है, और दूसरा रेसेसिव के साथ ले लिया है ना। फिर आगे अगर चलते हैं तो इसको अब डोमिनेंट कर दो और हाइब्रिड बना दो इसको, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं तो इसको डोमिनेंट, इसको रेसेसिव कर दो और हाइब्रिड बना दो इसको। यानी कि ये वाले में देखो, ध्यान से देखो, ये वाले में हम क्या ले रहे हैं, एक हाइब्रिड है और दूसरा जो है वो हमारा डोमिनेंट या रेसेसिव है, ठीक है। ये देखो ये हाइब्रिड है इसमें और ये जो है हमारा डोमिनेंट है, एक मिनट है ना, ये हमारा डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है ना। और ये जो है हमारा वो डोमिनेंट है और इसमें हाइब्रिड कौन है, इसमें हाइब्रिड, एक मिनट, हाँ, इसमें जो है ये डोमिनेंट है और हमारा हाइब्रिड कौन है, ये है ना। और इसमें जो है हमारा हाइब्रिड ये है और डोमिनेंट कौन है, ये है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है ये कितने प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम पुनेट स्क्वायर को देखें तो ये इसका जो प्रोपोर्शन आएगा वो आएगा 2, ठीक है, इसका प्रोपोर्शन आएगा 2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे, क्या ये 1 2 4 है क्या, है ना। तो जैसे देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अगर हम बारे में बात करें तो उसकी जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो हमारे पास क्या आती है, वो हमारे पास आती है 1:2:1 है ना। तो ये जो जीनोटाइपिक रेशियो है ये हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का है ना, F2 जनरेशन के लिए है ना, F2 जनरेशन के लिए 1:2:1। अब हम देखेंगे F2 जनरेशन के लिए हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या है, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए हमारे पास क्या है, देखो याद रखना है, ठीक है ना। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर तुम्हें बस इतना याद रखना है, 2:4, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे नहीं बता रहा मैं, यहाँ पे देखो स्पेस कम है, यहाँ पर देखो, तो इतना याद रखो 2:4 है ना, 2:2, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इसमें क्या है कि 2 है, ठीक है, 2 है तो 1 + 1 2, तो 1 1 है ना, और 4 है, 2 + 2 4, तो 2 और यहाँ पर 2 है ना। फिर 2 है तो 1:2:1, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर
यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। 2:1 बोलने का ये मतलब है कि ये देखो, इसे याद करने का टेक्निक बहुत ही सिंपल है। ये 2 याद करेंगे, 4 याद करेंगे, 2 याद करेंगे, 2:4:2। अब क्या है, 1 + 1 जो होगा वो हमारा 2 देगा, है ना। 2 + 2 जो होगा वो हमारा 4 देगा, और 1 + 1 जो होगा वो हमारा 2 देगा, ठीक है। तो ये याद करने का टेक्निक है, बहुत अच्छा ये। अगर आपको डायहाइब्रिड क्रॉस पे F2 जनरेशन पे याद नहीं होता है तो आप इस ट्रिक को देख सकते हैं, और अगर आपको वैसे याद है तो फिर ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है हमारे पास, जैसे 1 है, यहाँ पर 1 1 1 4 बार 1 है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सॉरी, कि ये जो हमारा था पूरा डोमिनेंट और पूरा रेसेसिव, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव, और प्लस एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट। तो ये जो हमारा प्रोपोर्शन था ये 1 आ रहा था, यानी कि यहाँ पर जो भी 1 वाले हैं वो या तो देखो फर्स्टली जो है वो हमारा क्या है, फुल्ली डोमिनेंट, ये होगा होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये जो लास्ट वाला होगा ये हमारा होगा होमोजाइगस रेसेसिव। जो ये पार्ट है ये होगा होमोजाइगस रेसेसिव, और जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। और ये जो बीच वाले 2 हैं, है ना, ये जो बीच वाले 2 हैं ये हमारे हो जाएंगे वो दोनों जो बच गए हैं, एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव, और पहला रेसेसिव और दूसरा डोमिनेंट, ठीक है। तो ये रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कितने जीनोटाइप्स हैं, है ना, देखो ये किस सवाल में काम आता है, ठीक है। पहले तो अगर आपको एग्जाम में दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स इतने हैं, तो कितने जीनोटाइप्स होंगे जो ये कैरेक्टर शो करेंगे, है ना। तो आपको अगर पता होगा इसका प्रोपोर्शन कितना होता है, 1 होता है, यानी कि अगर 16 जीनोटाइप्स आते हैं तो उसमें एक प्रोपोर्शन जो होता है वो हमारा ये होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 1/16 करके। अगर आपको बोला जाए कि हाइब्रिड कितने होंगे, है ना, हेट्रोजाइगस कितने होंगे, तो इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो 4 होता है, यानी 4/16 करके आप निकाल सकते हो। कितने भी नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हों आप 4/16 करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शन है वो याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे तो एग्ज़ाम में आपको ये बहुत बार पूछ लिया जाएगा, है ना, और पूछा भी गया है F2 जनरेशन में कितना होता है जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। अब हम फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राउंड येलो, अब राउंड येलो के लिए जीनोटाइप क्या क्या होगा ये देखेंगे, है ना। तो राउंड येलो के लिए राउंड, पहले राउंड है तो राउंड किस में हो सकता है, एक तो कैपिटल आर में हो सकता है ना, एक मिनट, हाँ देखो कैपिटल आर में हो सकता है ना। दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर में भी हो सकता है। और येलो की अगर हम बात करें तो येलो हमारा हो सकता है कैपिटल वाई, पहला कैपिटल वाई में, दूसरा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, है ना, उसमें हमारा क्या आएगा, राउंड येलो, है ना, उसमें क्या आएगा हमारा राउंड येलो। तो अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में देखते हैं, एक बार इधर देख लो, कहाँ गया, हाँ ये देखो जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो ये जो हमारा वो राउंड है ये येलो है, ठीक है। तो ये एक हो गया राउंड येलो, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रीन, तो ये तो हमारे काम का है नहीं, ये है राउंड, ये है येलो, देखो ये दूसरा हो गया, है ना। फिर ये जो होगा ये रिंकल्ड हो जाएगा, ये हमारे काम का है नहीं। तो यहाँ से जो आया हमारे पास वो आया 2 + 2 4, यानी 4 प्रोपोर्शन जो है हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये हाइब्रिड, ये भी हमारा क्या होगा राउंड येलो, ठीक है। तो 4 प्रोपोर्शन यहाँ से आ गया हमारा 4 प्रोपोर्शन। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये भी राउंड येलो है, ठीक है। तो ये +1 है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें कोई सा भी ऐसा नहीं है जो राउंड येलो शो करे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, है ना। तो जब हम इसको प्लस करते हैं 4 4 8 और 1 9, तो हमारे पास 9 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राउंड येलो, है ना, राउंड येलो, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखो जीनोटाइप से भी फिनोटाइप हम पता कर सकते हैं, ठीक है। जीनोटाइप से फिनोटाइप आराम से पता लग जाता है, और अगर हमें फिनोटाइप से जीनोटाइप का पता लगाना है तो हम वहाँ से प्रोपोर्शनलिटी से निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो फिर है राउंड ग्रीन, तो इसी के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो राउंड ग्रीन, अगर राउंड हम देखेंगे तो या तो वो होमोजाइगस आर होगा या तो वो हेट्रोजाइगस आर होगा, है ना। यही दोनों प्रोबेबिलिटी बनती है। अब देखो यहाँ पर राउंड है और ये क्या है, ग्रीन है ना। तो ये है 2, ठीक है। अब ये राउंड नहीं है, अब ऊपर जब आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये राउंड है और ग्रीन है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, यानी 2 + 1 जो होगा हमारा 3, ठीक है। तो ये इसका प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहीं पे देख सकते हैं कि राउंड और ग्रीन जो है ये हमारा 3 है, ठीक। फिर रिंकल्ड येलो वैसे ही हम देख लेंगे कि ये भी हमारा 3 होगा, रिंकल्ड ग्रीन ये भी हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जब देखो 2 जीन का था, ठीक है ना, यहाँ पर 2 जीन को एक साथ लिया गया, है ना। 2 जीन को जब एक साथ लिया गया तो भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी जीन को किसी से कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पर देखो अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आ रहे हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, कोई ब्लेंडिंग नहीं है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे, यानी कि राउंड वाला जो है ये खुद ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम देखें अकेला, तो इसका जो 3:1 का रेशियो आता है वो अभी भी आ रहा है, और ये जो येलो है ना, इसका भी जो 3:1 का रेशियो आता है वो अभी भी आ रहा है ना। तो
यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर पेरेंटल क्रॉस अगर हमने किया है राउंड येलो को रिंकल ग्रीन से, तो 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस मिलकर एक डायहाइब्रिड क्रॉस बना रहे हैं। तो इससे ही हमारा क्या आ गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। तो इससे ही क्या आ गया हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखो इंडिपेंडेंटली दोनों ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, है ना, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। इसका कहने का क्या मतलब है, अगर राउंड होता, देखो अगर राउंड होता तो येलो है ना, तो ऐसा तो नहीं है, राउंड के साथ तो हमारा ग्रीन भी आ गया है, ग्रीन भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि राउंड को येलो और ग्रीन से कोई भी मतलब नहीं है, राउंड को येलो ग्रीन से कोई मतलब नहीं है। राउंड का जो है वो अपना ही हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है और ये येलो और ग्रीन का अपना ही हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है। अगर ऐसा होता, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर इसमें काम नहीं करता, तो अगर राउंड है ना, अगर राउंड है तो इसके साथ येलो होना ज़रूरी है, ठीक है। जीनोटाइप कुछ भी हो, अगर राउंड है तो येलो होगा ही होगा, है ना, येलो होगा ही होगा, बट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, यानी एपिस्टेसिस नहीं हो रहा है, सप्रेसिव नेचर नहीं है किसी भी जीन का किसी के ऊपर, है ना। दोनों ही इंडिपेंडेंटली अपने अपने एक्सप्रेशन को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। तो देखेंगे अभी इसमें क्या कहा गया है। इन द डायहाइब्रिड क्रॉस, जो कि हमने फिगर 5.7 में देखा था, फिनोटाइप्स जो कि राउंड और येलो था, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन अपीयर्ड इन द रेशियो, किस रेशियो में है वो हमारा है 9:3:3:1 में, है ना। यानी 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अगर मिला दिया जाए तो ये रेशियो हमारे पास आ जाएगा। सच ए रेशियो वाज डिस्कवर्ड फॉर सेवरल पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स दैट मेंडल स्टडी। तो सिर्फ यही पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को नहीं लिया गया था, बहुत सारे पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को लिया गया था, है ना। तभी ये जो रेशियो है हमारा 9:3:3:1 ये सारे में ही आया था, है ना। द रेशियो 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज ए कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन विथ 3 राउंड इज टू 1 रिंकल, है ना। तो इससे भी डिराइव किया जा सकता है। देखेंगे अभी यहाँ पर कि राउंड और रिंकल्ड को, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, राउंड और रिंकल्ड को एक साथ लिया गया और येलो और ग्रीन को दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर 3:1 इसका और 3:1 इसका, अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो 9:3:3:1 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। फिर बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डायहाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन, जैसे कि डायहाइब्रिड क्रॉस यानी 2 ट्रेड्स को अगर हम ले रहे हैं, तो मेंडल प्रपोज ए सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। फिर उन्होंने क्या जनरलाइजेशन दिया, कंक्लूजन दिया, दैट वी कॉल मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि किसी भी ट्रेड को किसी दूसरे ट्रेड से, किसी दूसरे कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं होता, वो खुद ही अपना हाइब्रिडेशन कर रहा है और दूसरा जो ट्रेड है वो खुद ही अपना हाइब्रिडेशन कर रहा है, दोनों ही इंडिपेंडेंटली अपने अपने एक्सप्रेशंस को दिखा रहे हैं। द लॉ स्टेट दैट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, जब 2 ट्रेड कंबाइन होते हैं हाइब्रिड में, सेग्रीगेट ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर, है ना। तो एक पेयर जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, दूसरे पेयर के कोई इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। द पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड independent segregation of 2 pairs of gene during meiosis and the production of eggs and pollen in the F1 generation। अगर हम F1 के बारे में बात करें तो कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, है ना। तो पुनेट स्क्वायर जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस चीज़ को समझने के लिए। कंसिडर द सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ जीन कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। इसका सेग्रीगेशन अगर हम देखते हैं, 50% चांस जो होगा वो जीन के पास कैपिटल R होगा और 50% चांस जो होगा वो हमारा स्मॉल r होगा। तो हम जानते हैं कि 50-50 अगर कोई भी सेग्रीगेट कर रहा है, वो जीन 100% है, तो उसका सेग्रीगेशन अगर मियोसिस हो जाएगा तो 50-50% चांस होते हैं कि उसके पास कैपिटल R हो और स्मॉल r हो। नाउ बिसाइड ईच गैमेट्स हैविंग कैपिटल R और स्मॉल r, इट शुड बी ऑल्सो हैव एलील कैपिटल Y स्मॉल y। तो देख सकते हैं कि जहाँ पर सेग्रीगेशन कैपिटल R स्मॉल r का हो रहा है, वहीं पे कैपिटल Y और स्मॉल y का भी सेग्रीगेशन होगा। तो इसमें भी अगर हम देखें तो 50% चांस जो होता है वो कैपिटल R का, है ना, और 50% चांस होता है वो स्मॉल r का सेग्रीगेशन होता है, और 50% चांस होता है वो कैपिटल Y का सेग्रीगेशन होगा और स्मॉल y का भी 50% ही होगा। देयरफॉर 50% चांस ऑफ R पेयरिंग गैमेट। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो चांस है, ये देखो कैपिटल R के साथ कैपिटल Y आने का चांस ये भी 50% है, कैपिटल R के साथ स्मॉल y आने का चांस ये भी 50% है ना, ये भी 50%। और अगर हम देखें स्मॉल y के साथ कैपिटल Y के आने का, ये भी 50% चांस है ना। और अगर हम देखें स्मॉल r के साथ स्मॉल y के आने का, ये भी 50% चांस है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो चांसेस होते हैं ना गैमेट के मिक्सअप होने के, मतलब फ्यूज़ होने के, वो होते हैं 50% चांस, है ना। जैसे कि हम ह्यूमन में भी देखते हैं कि गर्ल्स बनने का चांस जो होता है वो 50% होता है और बॉय बनने का चांस 50% होता है, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर आगे
द अदर 50% जो होगा वो स्मॉल वाई, ठीक है। सिमिलरली 50% चांस होगा आर बियरिंग गैमेट्स, कैपिटल आर के बारे में बता दिया गया है, स्मॉल आर के बारे में ऊपर बताया गया था। 10 देयर आर 4 जीनोटाइप, 4 जीनोटाइप बन जाएंगे इससे। देखो मैंने यहाँ पे साइड में जो बताया था, ठीक है ना, वो है 4 जीनोटाइप बन जाएंगे यहाँ पर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। तो ये 4 टाइप्स के गैमेट्स बन जाएंगे और फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 25% की फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी 1/4, है ना, ऑफ टोटल गैमेट प्रोड्यूस। तो जितने भी गैमेट प्रोड्यूस होंगे 1/4 सबका पार्ट होगा, है ना। 4 टाइप के गैमेट है तो सबका पार्ट 1/1 होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो हमारी 25% की आएगी। फिर देखेंगे आगे, व्हेन यू राइट डाउन द 4 टाइप्स ऑफ एग्स एंड पॉलन ऑन द 2 साइड्स ऑफ द पुनेट स्क्वायर, जब हम पुनेट स्क्वायर में लिखते हैं, वेरी इजी टू डिराइव कंपोजिशन ऑफ द जायगोट, तो बहुत इजी हो जाता है कि जायगोट क्या क्या बन सकते हैं ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता वहाँ पे, हम पुनेट स्क्वायर की मदद से आराम से समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 बॉक्स दिए गए हैं ना, पहला में है जीनोटाइप फाउंड इन F2 जनरेशन, फिर है फिनोटाइप क्या होगा उसका। फिर हम देख सकते कैन यू यूजिंग, अब बता रहे हैं देखो पुनेट स्क्वायर को यूज़ करके, उसके डाटा को यूज़ करके, है ना, जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन का फाइंड करना है और इस फॉर्मेट में देखो देना है ना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो जनरली यहाँ पर देना क्या है ना, तो अगर इसको हम ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पर देखो ये आगे भी एक्सटेंड होगा, है ना। तो पहला जीनोटाइप फाउंड इन F2 जनरेशन, तो जीनोटाइप जो फाउंड होगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, अगर ये जीनोटाइप है, ठीक है, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, राउंड येलो, है ना। तो ऐसे ही करके जितने भी है सीरियल नंबर 1 दे देंगे, ऐसे ही करके जितने भी हैं सारे यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। फिर अगर हम देखते हैं, देखो ये तो मैंने समझा दिया कि इसमें लिखना क्या है। अब हम इसमें डिफरेंट चीज़ लिखेंगे, है ना। इसमें हम लिखेंगे कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है F2 में और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। तो जैसा कि मैंने याद करवाया था, वो क्या होता है 1:2:1, है ना, 1:1, ठीक है। 2 याद रखना है तो 1 + 1 2 2:4:2, यानी 2 + 2 4 1:2:1, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। अब फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करें तो 9:3:3:1, है ना। देखो ये टेबल में ये चीज़ नहीं फिलअप करना है ना, जो फिलअप करना मैंने पहले बता दिया। ये बस मैंने इसलिए फिलअप किया है ताकि एनसीईआरटी में ये जीनोटाइपिक रेशियो नहीं दिया हुआ है ना। F2 जनरेशन में एनसीईआरटी में ये जीनोटाइपिक रेशियो नहीं है। सारे क्रॉसेस बता दिए गए हैं, सब जीनोटाइप भी बता दिया गया है, बट ये जीनोटाइपिक रेशियो नहीं दिया गया। तो यहाँ पर देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे, अपने बुक में लिख लेंगे ताकि कभी कन्फ्यूज़ नहीं हो, है ना। और जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो तो दे रखा है, बट जीनोटाइपिक रेशियो नहीं दिया है। तो आगे हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। इसमें हम देखते हैं कि मेंडल ने क्या किया था, ठीक है। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था उसके 2 साल बाद उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया था, है ना। मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, कब किया था 1865 में, है ना। तो ये याद रखने वाली बात है, कब किया था 1865 में। बट कुछ रीज़न की वजह से इनका जो काम है वो फेमस नहीं हो पाया, है ना। कब तक 1900 तक इनका काम फेमस नहीं हो पाया। तो हम देखेंगे कि कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से इनका काम नहीं फेमस हो पाया था। तो देखेंगे पहला जो है वो कम्युनिकेशन इजी नहीं था, जैसे कि अभी हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, टेलीविज़न है हमारे पास, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, है ना। बट ये सारी चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी। फिर दूसरी बात जो है जीन के कॉन्सेप्ट, जो फैक्टर्स थे, है ना, अभी हम लोग जीन कहते हैं बट उस टाइम फैक्टर्स मेंडल ने कहा था। तो ये जो है एज ए स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, मेंडल ने बताया था ये जो एक स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है जो कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है ना। पेयर्स में होते हैं, मतलब एलियंस जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं और वो ब्लेंड नहीं करते हैं, विच डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर, वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्प्रेरीज एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर अपेरेंटली कंटिन्यूस वेरिएशंस इन द नेचर। तो देखा गया कि मेंडल ने तो सिर्फ पी प्लांट पे किया था, तो उसने देखा वहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, बट नेचर में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल थे जहाँ पे ब्लेंडिंग हो रही थी, है ना, जहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी भी हो रही थी, को डोमिनेंसी भी हो रही थी। तो सिर्फ मेंडल के बेसिस पे इस लॉ को मानना सही नहीं था। तो बहुत सारे कंट्राडिक्शन आए थे मेंडल के लॉ में भी। फिर देखते हैं तीसरी बात जो थी वो मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। तो देख सकते हैं कि उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया था, जो कि एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है ना, अपने बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि उस टाइम पे जो बायोलॉजिस्ट थे उनको ये समझ नहीं आया, क्योंकि वो नहीं मानते थे कि मैथमेटिक्स को यूज़ किया जा सकता है बायोलॉजी में, है ना। तो ये भी रीज़न था। फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स जीन वाज डिस्क्रीट यूनिट
he could not provide any physical proof of existence of factor or say what they were made of. तो लास्टली जो था जिसे उन्होंने फैक्टर्स कहा था उसको वो फिज़िकली प्रूफ नहीं कर पाए थे, है ना. फिज़िकली अगर देखा गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस थ्योरी बातें जो बोल रहे थे सिर्फ थ्योरी थी. जब तक फिज़िकल प्रूफ नहीं मिलता बायोलॉजिस्ट यकीन नहीं करते, इस वजह से भी उनकी जो थ्योरी थी वो नहीं मानी गई. बट 1900 में क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट आए थे, डिवरिस, कोरेंस और वन सेमार्क. तो इन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंटली मेंडल्स के वर्क को देखा, है ना, रिजल्ट्स को देखा जो कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर पे बेस्ड था. फिर क्या किया, उस टाइम पे एडवांसमेंट, माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट के कारण, ठीक है ना, जितने भी चीज़ें थी वो काफ़ी क्लियर होने लगी. साइंटिस्ट ने क्या किया, केयरफुली ऑब्जर्व किया था सेल डिवीज़न को, है ना, सेल डिवीज़न को अच्छे से देखा. तो इससे क्या पता चला, दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर इच सेल डिवीज़न. तो उन्होंने देखा देखो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब सेल डिवाइड होते हैं ना, 2 सेल बना देते हैं सेल डिवाइड होकर, तो पहले जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है. जैसे ये सेल है तो इसमें ये पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, है ना. उसके बाद ये सेल जो है वो 2 सेल में टूट जाएगा, है ना, न्यूक्लियस के साथ 2 सेल में टूट जाएगा. तो ये बात उन्होंने देखी, है ना, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो था उस टाइम पे डेवलप हो चुका था और माइक्रोस्कोपी काफ़ी इजी हो चुका था उस टाइम पे, है ना. तो दीज वेयर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. तो उसको क्या कहा गया, क्रोमोसोम्स, कलर्ड बॉडीज एज दे वर विजुलाइज्ड बाय स्टेनिंग. तो जब भी स्टेन किया जाता था किसी भी सेल को तो क्रोमोसोम्स होते वो कलरफुल दिखाई देते थे, है ना. फिर 1902 में क्या हुआ, द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट. तो क्रोमोसोम्स का मूवमेंट देखा गया, है ना. मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम्स का मूवमेंट देखा गया था. किसने देखा, वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवरी. तो वॉल्टर सटन और थियोडर बोवरी ने क्या देखा, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स. तो इन्होंने क्या किया कि देखा कि जो भी क्रोमोसोम्स के मूवमेंट है, मतलब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है, ठीक है ना. यहाँ पर देखें अगर तो क्रोमोसोम्स जो है वो सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, और जीन भी जो होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं. जैसे कि टॉलनेस का अगर जीन हम ले तो ये भी सेग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है. तो ये जब देखा उन्होंने कि क्रोमोसोम्स जो है, क्योंकि ये तो कलरफुल स्टेनिंग देते हैं तो ये तो माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं, बट इसका जो प्रूफ है मेंडल ने दिया नहीं था फिजिकल प्रूफ. बट ये जो क्रोमोसोम का प्रूफ है ये तो मिल रहा था क्योंकि माइक्रोस्कोप तब तक डेवलप हो चुका था, है ना. तो यही इन्होंने देखा, वॉल्टर सटन और थियोडर बोवरी ने क्या देखा कि क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट था, है ना, जीन्स के मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा था, जो एक्सप्लेन किया था मेंडल ने, है ना, कि जीन्स जो है वो सेग्रीगेट होंगे और दूसरे जनरेशन में जाएंगे कंबाइन होके. Recall that you have studied the behavior of chromosomes during meiosis, mitosis, equational division and during meiosis, reduction division. देखो 11th में हमने पढ़ा था, ठीक है ना. अगर नहीं समझ में आए तो 11th वाले वीडियो को देख लेंगे. 11th में क्या पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स का मूवमेंट कैसे होता है माइटोसिस में. माइटोसिस जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन है और मियोसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन है. कैसे है ये देखते हैं कि अगर एक सेल है 2n, है ना, 2n है तो इससे 2 सेल बन जाएंगे यहाँ पर और दोनों जो होंगे वो डिप्लॉयड होंगे, 2n होंगे, है ना. बट अगर हम मियोसिस की बात करें वो था माइटोसिस, ठीक है, जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल ग्रोथ होती है उसमें. और अगर हम मियोसिस की बात करें तो ये 2n है और इससे बन जाते हैं 4 सेल्स जो कि होता है n n n और n, है ना. सारे सेल जो होंगे वो हैप्लॉइड हो जाएंगे. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है ना, रिडक्शन हुआ है. तो रिडक्शन के कारण से रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, है ना. उसके बाद अगर आगे देखें यहाँ पर, the important thing to remember are that the chromosomes as well as gene occur in pair, है ना. तो देखो सिमिलरिटीज़ कहाँ कहाँ मिल रही है, क्रोमोसोम्स और जीन दोनों ही पेयर में देखे जाते हैं. द 2 एलील ऑफ द जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है. तो जो हमारे जीन्स हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे अगर एक क्रोमोसोम्स बनाया जाए, है ना, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जब सेग्रीगेट होगा और इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ये, ठीक है, सेम क्रोमोसोम, जीन जो होंगे वो होमोलोगस जगह पे लोकेटेड होंगे, है ना, मतलब सेम जगह पे लोकेटेड होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, है ना. होमोलोगस मतलब दोनों ही सेम टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है. यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी होगा, है ना. तो ये देखा उन्होंने, किसने, सटन और बोवरी ने, है ना, सटन बोवरी ने देखा. उसके बाद देखेंगे यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि
ये तो G1 में क्रोमोसोम्स ऐसे हैं, ठीक है, और G2 में क्रोमोसोम्स यहाँ पर देख सकते हैं बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। म्योसिस अगर एनाफेज फर्स्ट म्योसिस फर्स्ट एनाफेज की बात करें तो यहाँ पर जो है दोनों ही डिवाइड होने के पास होंगे, है ना, और दोनों ही उसके बाद फिर म्योसिस सेकेंड में, देखो म्योसिस सेकेंड के एनाफेज में दोनों ही सेग्रीगेट कर जाएंगे, ठीक है। तो आगे जो है ये जो पहले देखेंगे ये किस चीज़ का है, ये फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल का है, ठीक है ना। जब जर्म सेल डिवाइड होके बन जाएंगे, है ना, ये जर्म सेल है देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि म्योसिस 2 में जब एनाफेज आएगा तो उसमें ये दोनों ही सेग्रीगेट करेंगे, ये जो येलो वाला है और रेड है, ठीक है ना, साथ में, और ऑरेंज है ग्रीन है ना। तो यहाँ पर जब देखेंगे कि पहले तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, है ना, ये दोनों अलग हो जाएंगे, फिर 4-4 के मतलब 2-2 जब बन जाएंगे उसके बाद ये दोनों आपस में अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, और फिर ये 4 क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाते हैं एन 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 और एन। ये पहले था 2n, है ना, 2n से बन गया एन 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 और एन, ठीक है। यही है हमारा रिडक्शन डिवीज़न, जिसे हम मियोसिस भी कहते हैं। तो जब जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है तब मियोसिस होता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है हैप्लॉइड बॉडी और डिप्लॉइड बॉडी में। अगर हैप्लॉइड बॉडी है तो उसमें माइटोसिस होगा, अगर डिप्लॉइड बॉडी है तो उसमें मियोसिस होगा, तभी जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो टेबल है, एनसीईआरटी ने पूछा है कि क्या आप बता सकते हो कि जीन कौन सा है और क्रोमोसोम्स कौन सा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो जीन्स भी पेयर में रहते हैं और क्रोमोसोम्स भी पेयर में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। सेग्रीगेट कब होते हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है और एक सेग्रीगेट दूसरे से हो जाते हैं, और एक जो है एक ही गैमेट में जाते हैं, दूसरा दूसरे गैमेट में जाएगा। और यहाँ पर भी सेम थिंग, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है ना। तो क्या डिफरेंस है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, है ना, और यहाँ पर क्या है, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर। तो देखो यहाँ पर सिंपली बोला क्या गया है कि अगर मान लो ये जीन है कैपिटल टी, अगर ये सेग्रीगेट होगा, ठीक है ना, कैपिटल टी और कैपिटल टी में सेग्रीगेट होता है, तो देखो ये जो जीन है ये 2 अलग अलग में सेग्रीगेट हो गए ना। देखो इंडिपेंडेंट पेयर्स, है ना, ये पेयर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ये सेग्रीगेट हुआ इंडिपेंडेंटली, है ना, ईच अदर, आपस में इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुए, है ना। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर एक पेयर, है ना, एक पेयर अगर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा है, तो वो क्या है, हमारा जीन। अब देखेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। तो क्रोमोसोम्स जो है, देखो ये क्रोमोसोम्स है, अगर ये सेग्रीगेट होते हैं तो ये जो पेयर, एक पेयर बना देते हैं, है ना, ये जो पेयर है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना ये जो पेयर है, सॉरी एक मिनट, हाँ देखो ये पेयर है, ये जब सेग्रीगेट होगा, ये इसको किसी और से मतलब नहीं है ना, किसी और से मतलब नहीं है। एक पेयर जो है वो सेग्रीगेट होगा दूसरे पेयर से, ठीक है, दूसरे पेयर से सेग्रीगेट होगा, है ना, देखो दूसरे पेयर से सेग्रीगेट होगा, है ना। तो एक पेयर जब दूसरे पेयर से सेग्रीगेट होता है तो वो हमारा क्रोमोसोम्स होगा, बट पेयर से अगर दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो वो हमारा क्या होगा, जीन होगा। तो देखो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, है ना, इंडिपेंडेंट पेयर्स है, ये सेग्रीगेट हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली अलग अलग होके, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, एक पेयर सेग्रीगेट होगा, देखो यहाँ पर एक पेयर सेग्रीगेट होगा इंडिपेंडेंटली दूसरे पेयर से, है ना। तो इस टेबल में हम यहाँ पर क्या जान सकते हैं कि ये जो है हमारा, ये क्या है, जीन है ना, ये हमारा जीन है, ठीक है, जीन है ना, और ये जो है ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है ना। तो इस टेबल में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ये नीचे वाले लाइन में आ रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ म्योसिस फर्स्ट, अब म्योसिस फर्स्ट के जो एनाफेज है वहाँ पे दोनों क्रोमोसोम्स के पेयर जो है वो मेटाफेज प्लेट में अलाइन हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मेटाफेज के प्लेट में अलाइन हो जाएंगे। टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स इन लेफ्ट एंड राइट कॉलम। अब देखो इसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है, ऊपर का नहीं पढ़ेंगे, आप खुद से पढ़ लेंगे, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पॉसिबिलिटीज़ देखा गया है ना, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, देखो ध्यान से सुनना है ना। यहाँ पर क्या है, ऑरेंज वाला है और येलो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ इससे बन सकती है, या तो ऑरेंज ग्रीन के साथ होगा, या तो येलो जो है वो रेड के साथ होगा, है ना। तो ये पहली पॉसिबिलिटीज़ है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी इसको पलट देंगे, तो या तो ऑरेंज जो है वो रेड के साथ हो जाएगा और येलो ग्रीन के साथ। यहाँ पर देखो येलो रेड के साथ था, है ना, यहाँ पर येलो ग्रीन के साथ है, तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन, देखो ये जो है ये ऑरेंज लॉन्ग है और ये ग्रीन शॉर्ट है ना। फिर
क्रोमोसोम्स एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट सेम पोल में है। देखो ये दोनों जो है वो सेम पोल में है, ठीक है। अब जब सेग्रीगेशन होगा तो सेग्रीगेशन होकर ये 4 जर्म सेल बनाएंगे, 1 2 3 4, है ना। एक सेल से 4 रिडक्शन डिवीजन मियोसिस हो गया। तो मियोसिस फर्स्ट में ये एनाफेज के प्लेट में थे, है ना। मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में ये मेटाफेजियन प्लेट पर थे। फिर मियोसिस सेकंड में क्या हुआ, डिवीज़न हो गया और फिर अल्टीमेटली ये सेग्रीगेट कर गए। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो आप सेल डिवीज़न सेल साइकिल का वीडियो देखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 में देखो, इसमें सेग्रीगेशन जो हुआ है वो येलो वाला का रेड वाले के साथ हुआ है, सॉरी ऑरेंज वाले का रेड वाले के साथ हुआ है और येलो वाले का ग्रीन वाले के साथ हुआ है ना। और इसमें जो सेग्रीगेशन हुआ था फर्स्ट वाले में वो ऑरेंज वाला का ग्रीन वाले के साथ हुआ था और येलो वाले का रेड वाले के साथ हुआ था। यहाँ पर जो अल्टीमेटली सेल्स बनेंगे, जर्म सेल्स बनेंगे, वो एक ऑरेंज और एक रेड, ऑरेंज रेड, येलो ग्रीन, है ना। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं इस कैरेक्टर से बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। ये कैरेक्टर्स इस कैरेक्टर से बहुत ही डिफरेंट हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सटन एंड बोवरी आर्ग्यू दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरी। देखो सिंपली इन्होंने बोला क्या कि अगर सेग्रीगेशन हो रहा है क्रोमोसोम्स का, देखो यहाँ पर अगर सेग्रीगेशन हो रहा है क्रोमोसोम्स का फर्स्ट वाले में देखेंगे तो उसमें अलग फैक्टर्स हैं, है ना, उसमें अलग ट्रेट्स हैं, उसमें अलग कैरेक्टर्स हैं, और सेकंड वाले में अलग कैरेक्टर्स आएंगे, है ना। तो जैसे ही अगर अलग पेयर सेग्रीगेट होते हैं तो उसके साथ ट्रेट भी बदल जाएगा, अलग ट्रेट भी सेग्रीगेट होंगे। तो ये क्रोमोसोमल जो मूवमेंट है ये देखा था सटन एंड बोवरी ने, है ना। फिर सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल। फिर इन्होंने क्या किया, मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ मतलब मिला दिया और क्या बना दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्रोमोसोम्स जब सेग्रीगेट करते हैं तो उसके साथ साथ ट्रेट भी सेग्रीगेट हो जाते हैं। और वही जो होता है मेन इनहेरिटेंस में, जब वो प्रोसेस होता है जिसमें एक कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी जाता है, तो इसमें हम क्रोमोसोम्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना, क्रोमोसोम्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब आगे देखते हैं। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया, इस आइडिया से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स। देखो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है, थॉमस हंट मॉर्गन, है ना। इन्होंने क्या किया, अपने कलीग के साथ मिलकर डॉर्सोफिला मेलानोगैस्टर, ये जो है हमारा फ्रूट फ्लाई, है ना, ये फ्रूट फ्लाई है हमारा, इसके साथ क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, है ना। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। तो इसमें देखा गया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आते हैं उसको डिस्कवर किया गया, है ना। मॉर्गन वर्क विद द टीनी फ्रूट फ्लाइज, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सोफिला मेलानोगैस्टर, इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया है, विच वेर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर दिस स्टडी। अब देखो मेंडल ने पी प्लांट लिया था, ठीक है ना। पी प्लांट क्यों लिया था वो रीज़न बैक में हमने पढ़ लिया है। अब इन्होंने डॉर्सोफिला क्यों लिया ये भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, किसी भी सिंथेटिक मीडियम में हम लैब में ग्रो करवा सकते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स, 2 ही वीक में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी इसकी, ठीक है। एंड ए सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। तो एक ही मेटिंग में बहुत सारे फ्लाइज ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो देयर वॉज ए क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, जैसे कि मेल जो होगा वो छोटा होगा, फीमेल जो होगी वो बड़ी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर मेल जो है हमारा छोटा है ना, ये देखो मेल जो है ये छोटा है और फीमेल जो है वो क्या है, बड़ी है ना। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो दोनों को आराम से देखा जा सकता है। ऑल्सो इट हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन इन लो पावर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप भी उतना हाई पावर का ज़रूरत नहीं होता है इसमें, इसके एक्सपेरिमेंट में, इसलिए इसको लिया गया एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना। फिर हम देखते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा, अब जो डॉर्सोफिला के बारे में हमने पढ़ा अब उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, है ना। तो मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉसेस विद डॉर्सोफिला, डॉर्सोफिला के साथ बहुत सारे डाईहाइब्रिड क्रॉस किए गए। स्टडी ऑफ जीन दैट वेयर सेक्स लिंक्ड, जो कि वो कैरेक्टर्स को लिया गया जो कि सेक्स लिंक थे, मतलब कि जर्म सेल से लिंक थे, है ना, ऑटोसोमल नहीं थे, वो सेक्स लिंक थे। फिर क्या देखा गया, द क्रॉसेस वेयर सिमिलर टू द डाईहाइब्रिड क्रॉसेस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पी, है ना। तो जो क्रॉस किया गया वो सिमिलर थे, है ना, कैरेक्टर्स को लिया गया और मेटिंग करवाई गई, है ना। तो जैसा कि पी प्लांट में कराया गया था वैसा ही इसमें कराया गया। जैसे कि मॉर्गन ने क्या लिया, मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडी किसके साथ, वाइट आइड फीमेल जो है, येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल के साथ ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल को क्रॉस करा दिया गया। देखो यहाँ पे क्रॉस किसको कराया गया, ये जो फीमेल थी हमारी वो थी येलो बॉडी, है ना, और आइज़ जो थे वाइट आइज़, और जो हमारा मेल था, देखो यहाँ पर जो हमारा मेल था वो था ब्राउन बॉडी और आइज़ जो थे इसके वो क्या थे, रेड आइज़, है ना। देखो यहाँ पर रेड आइज़, है ना, इसको क्रॉस करा दिया गया। फिर इन्होंने जो देखा वो बहुत ही
एस्टोनिशमेंट वाला था। अब देखो इन्होंने देखा क्या, इन्होंने देखा कि जो क्रॉस कराया गया है F1 प्रोजेनी में, है ना, F1 प्रोजेनी में जो क्रॉस कराया गया है, वो देखा कि वो जीन जो है वो सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं। जैसा मेंडल ने बताया था कि सारे जीन जो है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दे दिया था, बट जीन जो है यहाँ पे सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं। और F2 जनरेशन जो है वो 9:3:3:1 से डेविएट हो रहा है ना, फिनोटाइपिक रेशियो ये आ ही नहीं रहा जैसा कि एक्सपेक्टेड था। बट देखो, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वेर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, मेंडल को पता था, मॉर्गन को पता था कि एक्स क्रोमोसोम्स पे ही जीन लोकेटेड होते हैं। एंड साउ क्विकली दैट when two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosomes, the proportion of parental combination were much higher than the non-parental type. अब देखेंगे यहाँ पर कि जो जब इन्हें क्रॉस कराया गया, ठीक है ना, तो देखा गया जो पेरेंटल टाइप थे, मतलब जिस पेरेंट को क्रॉस कराया गया था उसको प्रोजेनी जो थी, कैरेक्टर्स उसके ज़्यादा एक्वायर कर रहे थे, है ना, पेरेंटल कैरेक्टर्स उसके पास ज़्यादा आ रहे थे बजाय रिकॉम्बिनेंट के। तो यहाँ से देखा गया कि सेग्रीगेशन अगर होता तो रिकॉम्बिनेंट वाले ज़्यादा आ जाते F1 जनरेशन में, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ लिंकेज ऑफ टू जीन एंड कॉइंड द टर्म लिंकेज। तो मॉर्गन ने क्या बोला, मॉर्गन ने क्या बोला कि कहीं ना कहीं फिजिकल एसोसिएशन है, यानी कि लिंकेज है, और इसे टर्म दे दिया लिंकेज, कि जो पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं जीन लिंक्ड है। तभी क्या हो रहा है कि प्रोजेनी जो है वो पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा दिखा रहे हैं बजाय रिकॉम्बिनेशन के। टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जो नॉन पेरेंटल है यानी कि हाइब्रिड, उन्होंने क्या बोला, रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड that even when genes were grouped on the same chromosomes, some genes were very tightly linked, so very low recombination। तो देखो, जो टाइटली लिंक्ड थे, मैं अभी आगे बताऊंगा, जो टाइटली लिंक्ड थे वो ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन शो नहीं कर पा रहे थे, वाइल द अदर वेयर लूजली लिंक्ड, जो कि लूजली लिंक्ड थे वो ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन शो कर पा रहे थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो वाइट और येलो वेयर टाइटली लिंक, ठीक है ना, ये टाइटली लिंक थे और इनका जो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज था वो 1.3% था, जबकि वाइट और मिनिएचर जो था, मिनिएचर विंग्स ये जो थे वो लूजली लिंक थे, जिसका 37.2% रिकॉम्बिनेशन आया, है ना। यानी कि देखा गया जो टाइटली लिंक थे वो कम रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे थे और जो लूजली लिंक थे वो ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे थे। इज स्टडी अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट, इन्होंने क्या किया था, इसके बेसिस पर जीन मैपिंग को दे दिया, है ना, क्रोमोसोम्स पे जीन मैपिंग जो होती है उसको दिया। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं कि हुआ क्या था, देखो यहाँ पर। और जीन मैपिंग से हम क्या समझते हैं, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को समझते हैं, जो कि आगे पढ़ाया जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर देखो ये येलो और वाइट, है ना, वाइल्ड टाइप में हमें इसका जीन नहीं पता, है ना, हमें इसका जीन नहीं पता, जिसे हम वाइल्ड टाइप बोलेंगे, अननोन, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे येलो और वाइट, ठीक है, देखो अगर इसे किसी के साथ अगर मिला दिया जाए, है ना, देखो अगर इसको किसी के साथ मिला दिया जाए, इसके साथ या इसके साथ, तो दोनों के साथ ही ये क्या बनाएगा, ये पेरेंट बनेगा, है ना, ये पेरेंट, ये प्रोजेनी F1 जनरेशन है, देखो यहाँ पे F1 जनरेशन है, तो हम 2 लेंगे, ठीक है, और इसका अगर इसके साथ मिलाया या इसके साथ मिलाया तो ये बनेगा ये, तो एक मेल है एक फीमेल है। अगर हम इसे सेल्फ मेटिंग करवाएंगे F2 जनरेशन में देखेंगे तो पहले मेल देखते हैं फिर फीमेल देखेंगे, है ना। तो मेल वाले में देखा गया कि पेरेंटल टाइप जो है वो 98.7% आया। क्यों? क्योंकि ये जो वाइट और ये देखो, ये वाइट और येलो जो थे ये टाइटली लिंक्ड थे, है ना, टाइटली लिंक्ड थे, है ना। बट जो अब देखेंगे कि यहाँ पर जो दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ के बारे में मैं बताऊँगा। देखो पहले यहाँ पे ही देख लो कि ये मेल, ये फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है ये पेरेंट जो है हमारा, है ना, देखो ये पेरेंट है, पेरेंट में क्या है, येलो वाइट, है ना। तो येलो वाइट देखो, येलो वाइट ये वाइल्ड टाइप है, ठीक है। तो वाइल्ड टाइप में भी पेरेंट है हमारा एक मेल वाला, येलो वाइट भी पेरेंट है, ये वाइल्ड टाइप है, ये येलो वाइट है। तो ये जो है ये 98% दिखाया गया है ना, 98% इसका 98% जो है वो पेरेंटल टाइप दिखा और सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेंट दिखा, जो कि पेरेंट से बहुत ही अलग था। ये मेल हो गया और ये फीमेल, जो कि पेरेंट से बहुत अलग था। तो इससे हमें क्या पता चला कि येलो वाइट अगर टाइटली लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन के परसेंटेज बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं क्रॉस बी में, ठीक है ना, क्रॉस बी में अगर हम देखें तो वाइट और मिनिएचर जो है ये देखो लूजली लिंक्ड है, दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा है, और ये वाइल्ड टाइप जो अननोन वेराइटी है इसे हमने क्रॉस करा दिया, है ना। तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिला, 2 हमारे पास F1 जनरेशन में
यहाँ पर 2 प्रोजेनीज बने, मतलब 2 टाइप के प्रोजेनीज बने। प्रोजेनीज तो 4 बनेंगे वैसे अगर देखें तो 4 प्रोपोर्शन बनेगा, बट 2 टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, है ना। यहाँ पर देखा गया कि पेरेंटल टाइप जो था वो 62.8 है और रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.2, यानी कि कुछ तो परसेंटेज बढ़ा है रिकॉम्बिनेशन का। तो रीज़न क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब इन दोनों में डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, जिससे कारण रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया है। यानी कि हम बात करें रिकॉम्बिनेशन जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो सकता है ना, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो सकता है। डिस्टेंस ज़्यादा यानी रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर पेरेंटल टाइप में मेल है, ये मेल है, ये फीमेल और ये फीमेल, है ना। ये फीमेल फीमेल, ये रिकॉम्बिनेशन टाइप में देखेंगे फीमेल फीमेल। तो यहाँ पर देखते हैं 37.2% जो आएगा हमारा वो रिकॉम्बिनेशन का आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ये 3 टॉपिक हमें डिस्कस करने थे, है ना। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जो हमने कर लिया है, अब आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और बाकी के जो बचे हुए पार्ट है, बाकी के जो टॉपिक है वो हम आगे कवर अप करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, और कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।